छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सिलगेर कांड के तथ्य जुटाने कमेटी का हुआ गठन। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर बनी समिति। पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ आए शरणार्थियों को मिल सकती है नागरिकता। कई जिलों में रह रहे शरणार्थी। 24 जिलों में 18+ का टीका हुआ खत्म। 7 जून से निर्बाध गति से वैक्सीनेशन का दावा। कर्नाटक से बंधक रायगढ़ जिले के मजदूर छुड़ाए गए। मंत्री उमेश पटेल की पहल पर की गई कार्रवाई। किसानों के समर्थन में होगा आंदोलन। भाजपा नेताओं के घरों के सामने करेंगे प्रदर्शन। अब देखते हैं खबर विस्तार से। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सिलगेर गोलीकांड के तथ्यों का पता लगाने के लिए बस्तर के सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति स्थानीय लोगों से चर्चा करके तथ्य जुटाएगी। दीपक बैज की अध्यक्षता में गठित टीम में लखीश्वर बघेल, संत नेताम, देवती कर्मा, शिशुपाल शोरी, अनूप नाग, विक्रम मंडावी, राजमन बेंजाम, चंदन कश्यप ये जनप्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। इससे पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का 2 से 5 का सिलगेर दौरा कार्यक्रम तय था, मगर राज्य शासन द्वारा सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में गठित जांच टीम 2 जून को सिलगेर जा रही है, इसलिए आयोग ने अपना दौरा कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि सिलगेर में ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 3 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। भारत सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मंगवाए हैं। केंद्र सरकार ने भारत के 13 जिलों में बसे ऐसे शरणार्थियों से आवेदन मंगवाए हैं। इन जिलों में छत्तीसगढ़ के 2 जिले बलौदाबाजार और दुर्ग भी शामिल हैं। केंद्र सरकार से जारी अधिसूचना के बारे में बलौदाबाजार कलेक्टर ने बताया कि भारत सरकार ने ऐसे शरणार्थियों से आवेदन मंगाए हैं जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ में 2 जिले केंद्र सरकार की लिस्ट में है। जिले के एसपी IK एलिसेला के मुताबिक पुलिस विभाग के पास करीब 70 शरणार्थियों के रिकॉर्ड हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। पुलिस के पास जो लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा लोग बलौदाबाजार के संयुक्त जिला भाटापारा में रह रहे हैं। ऐसे लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो नियम और शर्तों को पूरा करते हुए पात्रता रखते हैं। टीके नहीं होने की वजह से प्रदेश के 24 जिलों में 18+ का टीकाकरण बंद हो गया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी का दावा है कि 7 जून से टीके लगातार आएंगे, जिसमें 18+ के टीकाकरण में कोई भी बाधा नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ में केंद्र की ओर से भेजे जा रहे वैक्सीन से 45+ का टीकाकरण तो लगातार हो रहा है, मगर सरकार ने 18+ के लिए टीकों का जो ऑर्डर दिया है उसकी आपूर्ति में देरी की वजह से लगभग पूरे प्रदेश में इस आयु वर्ग के लोगों को टीका नहीं लग रहा है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने स्वीकार किया कि जिले में टीके खत्म होने की वजह से टीका केंद्र बंद हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 7 जून को कोवैक्सीन के टीकों की खेप आ रही है। ठीक 2 दिन बाद कोविशील्ड के टीके आएंगे। इसके बाद थोड़े थोड़े अंतराल पर वैक्सीन का स्टॉक आएगा। इस तरह 7 जून के बाद 18+ के टीकाकरण में कोई रुकावट नहीं आएगी। रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक स्थित ग्राम बुनगा के 1 दर्जन से भी ज्यादा ग्रामीणों को कर्नाटक के श्रीनिवासपुरम से छुड़वाया गया है। सभी ग्रामीण एक ठेकेदार के माध्यम से काम की तलाश में कर्नाटक गए थे। मीडिया के माध्यम से खबर मिलने पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने मजदूरों को छुड़वाने की पहल की। इसी वर्ष फरवरी के महीने में रायगढ़ जिले से दर्जन भर मजदूर परिवार समेत कर्नाटक गए थे। कुछ दिनों पूर्व इनके परिवार के एक सदस्य ने हाल ही में एक पत्र रायगढ़ जिला कलेक्टर को देकर बताया था कि संबंधित ठेकेदार इन्हें वापस नहीं आने दे रहा और अब तक ये सभी वहां बंधक बने हुए हैं। इनमें 6 पुरुष, 6 महिलाएं व 7 बच्चे शामिल हैं। स्थानीय मीडिया के माध्यम से यह मामला प्रकाश में आने पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने तत्काल इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों को तलब करते हुए बंधक बनाए गए श्रमिकों को सकुशल वापस लाने के निर्देश दिए, जिसके बाद राज्य शासन ने कर्नाटक सरकार से बात करते हुए श्रीनिवासपुर में एक पुलिस टीम व श्रम विभाग की टीम भेजकर सभी श्रमिकों को रिहा करवाया। मजदूरों के मुताबिक स्थानीय श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम ने श्रीनिवासपुर पहुंचकर सबसे पहले मजदूरों को छुड़ाया। मजदूरों ने बताया कि उन्हें पोल्ट्री फार्म में काम करवाने लाया गया था। वहां पहुंचने के बाद न पैसा मिल रहा है और न ही उन्हें वापस आने दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार बालकृष्ण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रम विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही हिसाब निकालकर मजदूरों को उनका मेहनताना दिलवाया। इसके साथ ही इनकी छत्तीसगढ़ वापसी का इंतजाम भी करवाया। तब जाकर इन मजदूरों ने राहत की सांस ली है।
कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन का नया रोड मैप तैयार किया गया है। 5 जून को भाजपा नेताओं के कार्यालयों, घरों के सामने किसान विरोधी कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष के आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा ने इसकी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन के विभिन्न घटक संगठन द्वारा भाजपा सांसदों, विधायकों और अन्य भाजपाई जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों और घरों के समक्ष किसान विरोधी तीनों कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी और इन कानूनों की वापसी की मांग की जाएगी। छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा कि पिछले साल 5 जून को ही इन किसान विरोधी कानूनों को अध्यादेशों के रूप में देश की जनता पर थोपा गया था। तभी से इन अध्यादेशों और बाद में बने कानूनों के खिलाफ देश की आम जनता संघर्ष कर रही है और पिछले 6 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर देश के लाखों किसानों का ऐतिहासिक धरना जारी है। इसी तारतम्य में 5 जून को किसान संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने डीएमएफ के कानून को लेकर कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किया है। डॉक्टर रमन ने आरोप लगाया है कि प्रभारियों, मंत्रियों को डीएमएफ कमेटी का अध्यक्ष बनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है, जबकि उनके शासनकाल में ऐसा नहीं था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, उसका स्ट्रक्चर यदि आप पहले याद करेंगे, जब हमारी सरकार थी उस समय का स्ट्रक्चर आप याद करेंगे, उस स्ट्रक्चर में भी कहीं हस्तक्षेप हमने मंत्रियों का नहीं किया था। मंत्री का हस्तक्षेप में कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियां अपने आप चालू हो जाती है। जिलाधीश से सीधे विधायक अपने रिकमेंडेशन के साथ बैठ के बात करते थे, खुली चर्चा होती थी, सांसद रहता था। और ये जो छत्तीसगढ़ में बंदरबांट हो रहा है। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही आईएसी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। केंद्र की इस घोषणा से विद्यार्थियों के साथ ही पालकों ने भी राहत की सांस ली है, जो कोरोना को लेकर काफी चिंतित है। बिलासपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग गश्त के बहाने एक नया ट्रिक बनाया। इसके तहत डीएसपी और थानेदारों की टीम बनाकर तड़के आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। बाबा रामदेव की एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान पर डॉक्टर्स ने ब्लैक डे मनाकर विरोध जताया। जेडीए ने बाबा रामदेव का विरोध जताते हुए काली पट्टी बांधकर काम किया। हाँ, हम लोग यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल के सामने रेजिडेंट डॉक्टर जो जमा हुए हैं, वो बाबा रामदेव के अगेंस्ट, जो बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ जो बयानबाजी की गई, अनर्गल जो बोला गया, उसके अगेंस्ट हम जमा हुए हैं। और आज सुबह से हम रेजिडेंट डॉक्टर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन के स्वरूप पट्टी बांधी गई थी हमारे द्वारा। जो बाबा ने कुछ दिनों पहले जो एलोपैथी पे कमेंट किया था कि एलोपैथी की वजह से ही लोगों की मौतें हो रही है, तो उसके लिए हम काफ़ी हताश है डॉक्टर। और जो कोरोना में डॉक्टर जो इतनी दिन रात सेवा कर रहे हैं, खुद डॉक्टरों की मौत हो रही है, उसमें बाबा के द्वारा ऐसी जो बयानबाजी की गई है, उससे हम काफ़ी आहत हैं। और बाबा उसके बाद भी एक बार माफ़ी मांगने के बाद भी दोबारा उन्होंने जो वापस बयानबाजी की गई है, उससे जो डॉक्टर समुदाय है वो काफ़ी आहत है। बाबा के द्वारा ये भी कहा गया है कि खुद डॉक्टर मर रहे हैं तो लोगों की क्या बचा पाएंगे। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो बॉर्डर पे सैनिक लड़ने जाते हैं और उनकी वो शहीद हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खुद शहीद हो गए तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। जब वो खुद रक्षा करने के लिए तो शहीद हुए हैं, तो बाबा के द्वारा जो इस तरह की बिना हाथ पैर की बातें की जा रही है, उससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस पर सख्त एक्शन ले, जिससे कि हम डॉक्टरों का मनोबल बना रहे। और जो भी आईएमए है और फोर्डा है, उसके साथ में हम कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। वो बाबा का जो फ्रस्ट्रेशन और साफ दिखता है कि उन्होंने एक कोरोनिल नाम की दवा जो लॉन्च की थी वो बिक नहीं पाई। तो बाबा जी एक दिन कहते हैं कि नहीं ये सफल दवा है, और उसके बाद उसका दूसरे दिन यू टर्न ले लेते, नहीं मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया। तो बाबा तो है पलटू राम, तो और एक नंबर के ढोंगी है जो अपना सिर्फ व्यापार चलाने के बहाने ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इंदौर से बिलासपुर जा रही नर्मदा एक्सप्रेस में मंगलवार रात को एक युवती का चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों की खून से लथपथ इस युवती पर नजर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद सीहोर स्टेशन पर ट्रेन को रोककर शव को नीचे उतारा गया। ट्रेन में सवार टीआई मनोज मिश्रा ने बताया कि इंदौर निवासी 27 वर्षीय मुस्कान हाड़ा नर्मदा एक्सप्रेस की D3 स्लीपर कोच में सवार होकर अपने भाई से मिलने
भोपाल आ रही थी। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने मुस्कान पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शुजापुर सीहोर के बीच घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना नहीं। बन रही आप DB लाइव के साथ। नमस्कार।